अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है, इफ A1 एंड A2 हैविंग कंपोनेंट्स इज रिवर्स, अगर उसके कंपोनेंट्स रिवर्स कर दिए जाएं और फिर इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ेगा। तो देखें, पहले A1 वेक्टर है और A2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये है, A1 क्रॉस A2। अब जब आप A1 को भी उसके तमाम कंपोनेंट्स को रिवर्स करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया था एमसीक्यू में टॉर्क वाले कि अगर आप किसी वेक्टर को रिवर्स करते हैं तो वो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, तो इसलिए A1 बन जाएगा -A1 और A2 बन जाएगा -A2। मैथमेटिकली अगर इन दोनों को देखें तो माइनस इनमें से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल होने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही जो पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट था। तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ऑल्टर नहीं करेगा, तब्दील नहीं होगा। ये तो मैथमेटिकली हमने लिखा, लेकिन अगर आप इसे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल लेंगे, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम राइट हैंड रूल से लेते हैं, और राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं यहां पर दो वेक्टर्स बना रहा हूं, ये वेक्टर A1, ये वेक्टर A2 है और इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा, और राइट हैंड रूल से आप जिन दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में मिला दें सर्टेन एंगल पर, और मैंने यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स की टेल को यहाँ पर मिलाया और उनके दरमियान एक एंगल लिया स्मॉल थीटा, और अब इस प्लेन में जहां ये दोनों वेक्टर्स रखे हैं वहां अपना राइट हैंड रखें और घुमाएं पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ। तो पहला वेक्टर A1, दूसरा वेक्टर A2, तो A1 को A2 की तरफ जब रोटेट करेंगे तो थंब किधर आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर देखें तो A1 और A2 दोनों से 90 एंगल पर है, और इसे अगर हम देखें तो ये अपवर्ड बनेगा, और ये अपवर्ड जो वेक्टर आएगा तीसरा इन दोनों का प्रोडक्ट वो कहलाएगा A1 क्रॉस A2। अब क्वेश्चन में था इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ A1 एंड A2 वर रिवर्स। अब A1 को रिवर्स करें तो पहले ये राइट साइड पर था, अब किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर, और उसका नाम रख देंगे -A1। और A2 देखें पहले जिस तरफ था उसे रिवर्स करेंगे तो वो डाउनवर्ड इस तरह आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम हम क्या रख देंगे, -A2। अब इन दोनों के दरमियान एंगल उतना ही होगा जितना पहले था, और राइट हैंड रूल के मुताबिक इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें रिवर्स वेक्टर्स का, तो पहला वेक्टर -A1, दूसरा वेक्टर -A2, और -A1 को आप रोटेट करवाएं -A2 की तरफ, तो अगेन डायरेक्शन अपवर्ड आती है थंब की, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, उसी डायरेक्शन में जो A1 क्रॉस A2 थी, और दोनों डायरेक्शन में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए -A1 क्रॉस -A2 की डायरेक्शन और A1 क्रॉस A2 इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जिससे रिजल्ट क्या निकला कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जो है उसमें सपोज द साइड्स ऑफ क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर्स, देन व्हाट इज द सम ऑफ द वेक्टर। तो फर्ज करें मैं यहां एक पॉलीगॉन बना रहा हूं, ये पॉलीगॉन है, मल्टीपल साइड्स हैं इसकी, और इसकी हर साइड को ले लिया है वेक्टर, और अरेंज करें इसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल। तो देखें ये पहला वेक्टर, इसका नाम मैं A रख देता हूं, ये सेकंड वेक्टर, इसका नाम B रख देता हूं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट के हेड से मिलाएंगे, उसके बाद थर्ड की टेल को सेकंड के, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो इन तीनों के सम के ऐड होगा, उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर, तो तमाम को हमने जोड़ दिया हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो देखें इस तरह जुड़ने के बाद अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालें तो वो इक्वल आएगा नल वेक्टर के, या जीरो मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। तो ये है कंडीशन। और अगर मैं इन सब को फोर्सेस ले लेता तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ क्लोज पॉलीगॉन वो भी क्या हो जाती, जीरो हो जाती, अगर उसकी तमाम साइड्स को फोर्स के तौर पे ले लेते। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ मोमेंट आर्म, कि मोमेंट आर्म किसे बोलते हो आप। अभी हमने पढ़ा मोमेंट आर्म इज अ
perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of फोर्स। फर्ज करें ये एक स्पैनर है, ये उसका हैंडल है, और यहां आपने नट को इस स्पैनर की मदद से लूज करना है या टाइट करना है। तो जिस जगह आप स्पैनर को अटैच करेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पाइवोट पॉइंट, और इसकी लंबाई को मैं एल कह देता हूं, और ये पॉइंट जो है इसका नाम मैं पी रख देता हूं। और अब इस पी पॉइंट को मैं कहता हूं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहां पर मैं फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में। तो जरा गौर से देखें, फोर्स और पिवट पॉइंट से फोर्स लगने तक का फासला जो है वो कितने एंगल पर है, 90 पर, विच इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। और जब मोमेंट आर्म होगा तो फिर क्या होगा, टॉर्क होगा, घुमाव होगा, और फिर उस वक्त हम ये कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। तो तब ये जो लेंथ है स्पैनर की वो बन जाएगी मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म इज अ डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस होता है उसके यूनिट क्या होंगे, मीटर्स, और उसे रिप्रेजेंट करेंगे एम से। और अगर इसके डायमेंशंस पूछे होते तो वो आप क्या लिखते, एल। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, और उस क्वेश्चन के अंदर है व्हाट इज अ टॉर्क अबाउट अ फोर्स लाइंग ऑन अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखें, जब आप फोर्स लगाते हैं उस लाइन पर जो किस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजर रही हो, तो फिर उस वक्त टॉर्क क्या होगा। फर्ज करें मैं कहता हूं एक बॉडी ने इस तरह रोटेट करना है, और ये लाइन, डॉटेड लाइन जो है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर फोर्स इसी पॉइंट में से पॉइंट पर लगाएं, इस एक्सिस पर लगाएं, तो वो गुजरेगी इस दायरे के सेंटर में से, और ये सेंटर कहलाता है दायरे का कौन सी चीज, पिवट पॉइंट। और पाइवोट या पिवट पॉइंट में से गुजरने वाली फोर्स का मोमेंट आर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो अगेन टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो जब आप इसमें से गुजारेंगे पिवट पॉइंट में से, तो मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा, और मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह का हमने एमसीक्यू भी एक डिस्कस किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, राइट डाउन व्हाट गिव द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। एक वर्ड यहां पर आया मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये भी डेफिनेशन है टॉर्क की। तो याद रखें, मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो अब पूछा गया है कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क डिपेंड करता है, तो उसका रिलेशन लिखने सबसे पहले, तो वो ये है आर एफ साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड लिखी है मैंने टॉर्क की, और इसमें देखें सबसे पहला फैक्टर जिस पर ये डिपेंड कर रहा है वो कौन सी चीज है, आर, एंड आर इज अ मोमेंट आर्म। और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो फिर ये आर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। नंबर टू, कौन सी चीज पर डिपेंड करता है, फोर्स, जो कि आप अप्लाई करोगे उस बॉडी पर, उसमें घुमाव पैदा करने के लिए। और तीसरी चीज जिस पर वो डिपेंड करता है इस मैग्नीट्यूड में, थीटा। थीटा इज अ ओरिएंटेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो आर और एफ इन दोनों के दरमियान ओरिएंटेशन मींस
कौन सी चीज हुई, एंगल जो है उस पर डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपने इसमें लिखने हैं। और उसके अलावा एक चीज ये भी मेंशन कर कीजिएगा इसके अंदर कि ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पर। और एक्सेस ऑफ रोटेशन टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि भाई जिस लाइन के गिर्द, जिस एक्सेस के गिर्द बॉडी ने घूमना है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ये टोटल फैक्टर्स हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। आप जानते हैं टॉर्क का रिलेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ इंटू साइन थीटा। अब मैं डायमेंशंस लिखने से पहले इसके क्या लिखता हूं, यूनिट्स। तो आर इज अ डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन मीटर आ गया जो कि बराबर होता है जाउल के। अब ये जो न्यूटन है ये बेस यूनिट नहीं है, डिराइव्ड यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा। तो अगर मैं इसके लिखूं सबसे पहले बेस यूनिट्स, तो मेरे लिए डायमेंशंस लिखना आसान हो जाएगा। तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, और इसे मैं और सिंप्लीफाई करूं तो किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं अगर डायमेंशंस लिखूं तो किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मैस, और मैस जो है उसका डायमेंशन कैपिटल एम, और जो एम है इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस मीटर, और उसके लिए कैपिटल एल उसका स्क्वायर। सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, तो उसके डायमेंशन t-2। तो ये हो गए इसके डायमेंशंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक ही टॉपिक था जिससे मैक्सिमम जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो हमने इसमें सॉल्व किए हैं। थैंक यू।